हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग का ये जो प्रैक्टिस सेट है ये 20वां है, ठीक। तो हम अब यहीं पे लास्ट करने वाले हैं, क्योंकि दूसरे एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट करना है। तो आज हम लोग का ये लास्ट प्रैक्टिस सेट, लेकिन काफ़ी चीज़ें मैंने करवा दिया हूँ। ये जो 20 प्रैक्टिस सेट जो आप कर लोगे तो एसएससी का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं कि आप जीके जीएस का अच्छा स्कोर नहीं कर पाओ, ठीक। तो अगर आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए फटाफट सभी प्रैक्टिस सेट को देख लीजिए। आपके अगर नज़दीक में एग्ज़ाम है तो जल्दी जल्दी आप लोग देखकर और काफ़ी चीज़ों का रिवीजन आप कर लीजिए। तो आज हम लोग का लास्ट प्रैक्टिस सेट है। और एक बात, तो जो करेंट अफेयर के लिए, जो कि एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रह रहा है आजकल करंट अफेयर का, उसके लिए भी करंट का एसपीडी जो बुक है उसका पूरे साल का 2025 के पूरे साल का करवा दिया गया है। उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसके लिए उसको आप देखकर अपना करंट अफेयर कर सकते हैं, ठीक। तो आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आप लोग क्या करना है कि पहले खुद से क्वेश्चन का आंसर करते चलना है, ठीक। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? तो त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? त्रिपिटक जो है ये किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? ऑप्शन ए है जैन धर्म, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी है सिख धर्म और ऑप्शन डी है पारसी धर्म। तो जो त्रिपिटक है इसका जो ये पवित्र ग्रंथ है बौद्ध धर्म का है, ठीक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो आइए हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित सारी चीजें देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो भगवान बुद्ध। तो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी में। 563 बीसी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। और जो इनके जन्म का प्रतीक माना जाता है कमल और सांड, जन्म के प्रतीक कमल और सांड माना जाता है। और इनका जो गृह त्याग ये जो किए थे ये 29 वर्ष की अवस्था में किए थे। गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में किए थे। और इसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और ये जो प्रतीक है इनके गृह त्याग करने का प्रतीक घोड़ा माना जाता है। और इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की आयु में बोध गया में। और इसकी जो प्रतीक माना जाता है बोधि वृक्ष, क्योंकि बोधि वृक्ष के नीचे ही जो कि पीपल का वृक्ष था इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। उसके बाद है उपदेश। इन्होंने सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसको कि बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। और इसका प्रतीक जो है चक्र है। उनको ज्ञान प्राप्ति के जो प्रथम उपदेश दिए थे उसका प्रतीक क्या है? तो चक्र है। और इनका जो मृत्यु हुआ था 483 बीसी में हुआ था कुशीनगर में, जिसको कि बुद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और इसका प्रतीक स्तूप है, ठीक। तो सब प्रतीक याद रखिएगा, जन्म का कमल और सांड, गृह त्याग का घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति का बोधि वृक्ष और उपदेश का चक्र और मृत्यु का स्तूप। बौद्ध संगीति है जो कि प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ था, जो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासन काल में और महाकश्यप की अध्यक्षता में, दूसरी वैशाली में कालाशोक के शासन काल में और सभा कामी की अध्यक्षता में, जो कि 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और तीसरी 250 ईसा पूर्व में हुआ था अशोक के शासन काल में और मोगली पितुस के अध्यक्षता में। उसके बाद है चौथी चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था कनिष्क की शासन काल में और वसुमित्र और अश्वघोष की अध्यक्षता में, ठीक। और इसी संगीति में क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बट गया था, हीनयान और महायान। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, जो चौथी बौद्ध संगीति था इसमें बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बट गया था। उसके बाद है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बुद्ध धम्म और संघ। इससे प्रश्न बनते हैं कि बौद्ध धर्म के कितने त्रिरत्न है? तो बौद्ध धम्म और संघ को बौद्ध के त्रिरत्न कहा गया है। और बौद्ध के ग्रंथ है त्रिपिटक। बौद्ध के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक, जिसमें कि सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक है। सूत पिटक शिक्षा से संबंधित है, विनय पिटक नियम से और अभिधम पिटक दर्शन से। और बौद्ध धर्म का जो भाषा था ये पाली था, ठीक। बौद्ध धर्म का भाषा पाली था। और नागार्जुन को शून्यवाद का जनक माना जाता है, शून्यवाद का जनक माना जाता है। उनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष थे। बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है अमृतसर, ऑप्शन बी है लाहौर, ऑप्शन सी है तलवंडी, ऑप्शन डी है पटना। तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तलवंडी, ठीक। गुरु नानक का जन्म तलवंडी हुआ था। तो आइए हम लोग 200 सिख गुरु को देख लेते हैं, ठीक। 200 सिख गुरु को देख लेते हैं।
तो पहले सिख गुरु थे गुरु नानक, पहले सिख गुरु थे गुरु नानक। इन्होंने लंगर प्रथा का शुरुआत किया था और करतारपुर का स्थापना भी किया था। गुरु नानक पहले सिख गुरु। दूसरे हैं गुरु अंगद, दूसरे हैं गुरु अंगद। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का जनक इनको माना जाता है। गुरुमुखी लिपि का जनक इनको माना जाता है और इन्होंने गुरु नानक का जीवनी भी लिखा था। और गुरु अमरदास तीसरे सिख गुरु, गुरु अमरदास तीसरे गुरु, गुरु अमरदास है। उसके बाद चौथे गुरु को देख लेते हैं। चौथे गुरु है गुरु रामदास, चौथे गुरु गुरु अमरदास रामदास, चौथे गुरु गुरु रामदास। इन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की, अमृतसर शहर की स्थापना की और अकबर ने 500 बीघा जमीन गुरु रामदास को दिया था। अकबर ने 500 बीघा जमीन गुरु रामदास को दिया था, जो कि सिख के चौथे गुरु थे। सिख के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव, सिख के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ का संकलन जिसे कि गुरु ग्रंथ साहिबा कहा जाता है, उसको कौन कराया था? तो गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव, स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव। जहांगीर द्वारा मृत्युदंड, जहांगीर द्वारा मृत्युदंड दिया गया था गुरु अर्जुन देव को, जहांगीर द्वारा मृत्युदंड गुरु अर्जुन देव को दिया गया था। सिखों के छठे गुरु, सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद, सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद। इन्होंने सिखों के सैन्य शक्ति का शक्ति बनाया और अकाल तख्त की स्थापना की। अकाल तख्त की स्थापना इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसने किया था? तो गुरु हरगोविंद। अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोविंद, अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोविंद। गुरु हर राय, सातवें सिख गुरु गुरु हर राय, सातवें सिख गुरु गुरु हर राय। उसके बाद है आठवें सिख गुरु गुरु हरकृष्ण, आठवें सिख गुरु गुरु हरकृष्ण। इन्होंने सबसे कम उम्र के गुरु थे, सबसे कम उम्र के गुरु थे और इनकी मृत्यु चेचक से हुई थी। ध्यान रखिएगा, चेचक से किन सिख गुरु की मृत्यु हुई थी? तो आठवें सिख गुरु गुरु कृष्ण, गुरु हरकृष्ण। नवे गुरु सिख गुरु गुरु तेग बहादुर, नवे सिख गुरु गुरु तेग बहादुर। और इन्होंने हिंद की चादर की स्थापना की। हिंद चादर किससे संबंधित है? तो ये गुरु तेग बहादुर से। और औरंगजेब द्वारा दिल्ली में वध किया गया था गुरु तेग बहादुर का, औरंगजेब द्वारा दिल्ली के शीशगंज में वध किया गया था गुरु तेग बहादुर का। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में, खालसा पंथ की स्थापना 1699 में किया था। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी है संघ राज्य एवं समवर्ती सूची और ऑप्शन डी है आपातकाल। तो जो संविधान की 7वीं अनुसूची है, यह शक्तियों का विभाजन से संबंधित है। तो शक्तियों का विभाजन तीन भाग में किया गया है, संघ राज्य और समवर्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो आइए हम लोग सभी अनुसूची को देख लेते हैं। तो पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम और उनकी सीमाएं से। पहली जो अनुसूची है सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम और सीमाएं से संबंधित है। दूसरी अनुसूची है सभी राष्ट्रपति, राज्यपाल और न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते। तो दूसरी अनुसूची में संवैधानिक अधिकारियों के वेतन और भत्ते से संबंधित है। तीसरी अनुसूची पदाधिकारियों के शपथ, जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके शपथ से संबंधित है। क्या? तो तीसरी अनुसूची। चौथी अनुसूची क्या है? तो राज्यसभा में राज्यों और यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों का आवंटन से संबंधित है। राज्यसभा में राज्य और यूटी के सीटों का आवंटन से संबंधित है। 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन से संबंधित है। 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। 6ठी अनुसूची विशेष करके असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम AMTM के जनजातीय क्षेत्र से के प्रशासन से संबंधित है। ठीक, ये 4 इंपॉर्टेंट राज्य से संबंधित, ध्यान रखिएगा। और 7वीं अनुसूची शक्तियों के विभाजन। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन है संघ, राज्य, समवर्ती, जिसमें कि संघ के विषय में कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होता है। संघ के विषय में कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होता है। और राज्य की सूची पर विषय बनाने का अधिकार, विषय पर सूची क्या बनता है? राज्य के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो राज्य को है। और समवर्ती सूची पर दोनों का है, राज्य और केंद्र दोनों का है, जिसमें कि केंद्र का कानून ज्यादा मान्य होता है। 8वां अनुसूची में क्या है? 22 भाषा है। 22 आधिकारिक भाषा जो है ये, जो कि मूल संविधान में 14 ही था, अभी 22 भाषा है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है। इसको प्रथम संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। प्रथम संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। इसको 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में। 11वीं अनुसूची पंचायती राज की शक्तियां।
11वीं अनुसूची पंचायती राज की शक्तियों से संबंधित है, जिसमें कि 29 विषय हैं और इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची, यह नगर पालिका की शक्तियों से संबंधित है। इसमें कुल 18 विषय है और इसको 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। तो 11वां 1992 में, 73वां संविधान संशोधन, और 12वां 1992 में ही 74वां संविधान संशोधन। तो ये सभी अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आता है। तो एल्प्स पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? एल्प्स पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? ये एशिया में है, या फिर यूरोप में है, या दक्षिण अमेरिका में है, या फिर उत्तर अमेरिका में है? तो जो एल्प्स पर्वत है ये यूरोप में है। ठीक, ध्यान रखिएगा, यूरोप में है। तो आइए विश्व के पर्वत को हम लोग देख लेते हैं। तो विश्व के सबसे लंबी से पर्वत श्रृंखला जो है ये एंडीज है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। और विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली जो हम लोग के भारत में है। और यूरोप और एशिया को अलग करने वाला पर्वत, यूरोप और एशिया को अलग करने वाला पर्वत कौन है? तो यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत पूछेगा कहाँ है? तो ये जर्मनी और यूरोप महाद्वीप में, जर्मनी यूरोप महाद्वीप में है। सफेद पर्वत यूएसए में है। सफेद पर्वत यूएसए में है। हिमालय का प्रकार, अब जो हिमालय है इसका प्रकार क्या है? तो ये एक वलित पर्वत या फिर मोड़दार पर्वत, इसे वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत कहा जाता है। चोटियां, चोटियां इधर भी है। आइए हम लोग चोटियां को ऐसे समझते हैं, जैसे कि एशिया, एक सेकेंड, हाँ, एशिया की सबसे ऊंची चोटी जो कि माउंट एवरेस्ट है। एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। यह हिमालय का भाग है। ठीक, यह हिमालय का भाग है। एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, और यह विश्व का सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8848, और यह विश्व की ऊंची चोटी है। और दूसरी बात, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन है? एकांकगुआ। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांकगुआ जो कि एंडीज पर्वत का है। एंडीज पर्वत का है। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है कौन? तो एंडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो माउंट डेनाली, माउंट डेनाली हो जाएगा जो कि रॉकीज पर्वत का है। माउंट डेनाली रॉकीज पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कलिमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कलिमंजारो है। ये एटलस पर्वत में, एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। और कलिमंजारो एक मृत ज्वालामुखी पर्वत है। कलिमंजारो जो पर्वत है ये एक मृत ज्वालामुखी पर्वत है। यूरोप, यूरोप की ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस है। और यह अल्प्स काकेसस पर्वत की है। अल्प्स काकेकस या काकेसस पर्वत की है। ठीक, उसके बाद अंटार्कटिका, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विन्सन मैसिव। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विन्सन मैसिव, और यह एल्सवर्थ पर्वत की है। एल्सवर्थ पर्वत की है। ठीक, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिअस्को, माउंट कोसिअस्को, माउंट कोसिअस्को जो कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का भाग है। और ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी श्रृंखला है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है आयरलैंड, ऑप्शन डी है कनाडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। आइए हम लोग नीति निर्देशक तत्व के बारे में जान लेते हैं। तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था और ये संविधान के भाग 4 में है। संविधान के भाग 4, संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और यह गैर न्यायोचित है, यानी कि यह वाद योग्य, यानी कि कोर्ट में वाद योग्य नहीं है। इसके लिए आप कानून क्या बोलते हैं कि कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। ठीक, ये राज्य या सरकार अपनी मर्जी से ये उपलब्ध करवाता है। ठीक, उसके बाद इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इसका उद्देश्य क्या है? भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। और इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं, जैसे कि 39 के ए में क्या है? सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन, काफी इंपॉर्टेंट है ग्राम पंचायतों का संगठन, और यह गांधी जी का सिद्धांत है। गांधी जी का सिद्धांत है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, और ये मौलिक अधिकार 21 के ए में भी है। मौलिक अधिकार 21 के ए में भी है।
अनुच्छेद 48 के पर्यावरण वन और वन्य जीवों का संरक्षण, पर्यावरण वन और वन्य जीवों का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। मौलिक कर्तव्य जो कि सोवियत संघ से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया और यह संविधान के भाग 4 के ए में है और अनुच्छेद 51 के ए में है। इसे स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा पहले 10 कर्तव्य जोड़े गए थे, 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। उसके बाद 11वां कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, तो ये कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक, ये मौलिक कर्तव्य की सूची है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, इसको पढ़ लीजिएगा। ये सभी 11 मौलिक कर्तव्य है और ये देश की जनता के लिए होता है। 6 नंबर सवाल है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी है लुइस पास्चर, ऑप्शन सी है रॉबर्ट कोच और ऑप्शन डी है एडवर्ड जेनर। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। चेचक, चेचक के टीका का खोज बोलेगा तो एडवर्ड जेनर। चेचक का टीका का खोज सबसे पहले टीका का खोज किया गया था, चेचक का टीका, जो कि 1796 में चेचक का टीका का खोज 1796 में किया गया था। और एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी के जनक माना जाता है, एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी के जनक माना जाता है। रेबीज का टीका का खोज लुइस पास्चर ने, रेबीज के टीका का खोज लुइस पास्चर ने 1885 में किया था, 1885 में। पोलियो के इंजेक्शन का खोज जोनास सल्क, पोलियो के इंजेक्शन का खोज जोनास सल्क 1992 में। और पोलियो के ड्रॉप्स, ओरल ड्रॉप्स, जो पोलियो का ओरल ड्रॉप्स आता है, इसकी खोज कौन किया था? तो अल्बर्ट साबिन 1961 में, अल्बर्ट साबिन 1961 में। उसके बाद क्षय रोग यानी कि टीबी की टीका जो होता है बीसीजी का टीका का खोज अल्बर्ट कैलमेट और कैमिली गुएरिन ने किया था 1921 में। हैजा का टीका का खोज लुई पास्चर, हैजा का टीका का खोज लुइस पास्चर 1880 में। डिप्थीरिया या टेटनेस जैसे कि डीटीपी का टीका का खोज वॉन वेहरिंग 1891 में। दवा को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला एंटीबायोटिक था जिसकी खोज पेनिसिलियन क्या बोलते हैं, जिसका नाम था पेनिसिलियन। ये सबसे पहला खोजा गया एंटीबायोटिक था जिसकी खोज कौन किए थे? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे 1928 में, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किए थे। इसे पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से इसकी खोज की गई थी। इंसुलिन यह मधुमेह के उपचार में के लिए फ्रेडरिक बैटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने इसकी खोज की थी। मधुमेह रोग के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? तो इंसुलिन की। और इसकी खोज कौन किया था? तो फ्रेडरिक बैटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चार्टर एक्ट 1833 का एक मुख्य विशेषता क्या थी? चार्टर एक्ट 1833 का एक प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए है कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त, ऑप्शन बी है द्वैध शासन, ऑप्शन सी है प्रांतीय स्वायत्तता और ऑप्शन डी है संघीय ढांचा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त। इस एक्ट के तहत कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से जान लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ का, इस एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल पद था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो बंगाल का गवर्नर जनरल पद था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पहले जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे विलियम बेटिंग। ठीक, और ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी शुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बन गई। गवर्नर जनरल की परिषद में मैकाले पहले विधि सदस्य नियुक्त हुए। जो गवर्नर जनरल का परिषद था उसमें मैकाले पहले विधि सदस्य के रूप में नियुक्त हुए। केंद्रीकरण, बम्बई और मद्रास की कानून बनाने की शक्तियाँ छीन ली गई। बम्बई और मद्रास को कानून बनाने की शक्तियाँ छीन ली गई 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। और इसमें क्या हुआ था कि जो दास प्रथा था इसको अवैध घोषित किया गया था। इस एक्ट के तहत दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। और सिविल सेवा में भारतीयों के लिए सरकारी चयन में भेदभाव खत्म करने की कोशिश की गई थी।
सिविल सेवा में भारतीयों की सरकारी चयन में भेदभाव को खत्म करने की कोशिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए है झरिया, ऑप्शन बी है रानीगंज, ऑप्शन सी है बोकारो, ऑप्शन सी है डी है तलचर। तो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झरिया। ठीक, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झरिया है, झरिया। कोयले का प्रकार, तो कोयला 4 प्रकार का होता है। एक एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। तो सबसे बढ़िया जो कोयला होता है, सबसे उत्तम प्रकार का तो एंथ्रासाइट, और सबसे उससे कम बिटुमिनस, उससे कम लिग्नाइट, और सबसे बेकार पिट। ध्यान रखिए, सबसे बेकार जो होता है ये पिट होता है। तो जो एंथ्रासाइट है ये भारत के जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पाया जाता है, भारत के जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पाया जाता है। और बिटुमिनस भारत में सर्वाधिक सर्वाधिक में बिटुमिनस भारत में पाया जाता है, जो कि झारखंड और उड़ीसा में, झारखंड और उड़ीसा में बिटुमिनस प्रकार के कोयला है। लिग्नाइट, ये इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है, लिग्नाइट इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। और यह नए वैली और तमिलनाडु में, यह नए वैली और तमिलनाडु में पाया जाता है। और पीट, यह सबसे खराब और ज़्यादा धुआं देता है। प्रमुख खदानें अब हम लोग देख लेते हैं, प्रमुख खदानें। तो झारिया झारखंड में है, जो सबसे बड़ी खदान है झारिया, सबसे बड़ी खदान है झारखंड में। ठीक, रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, पहली सबसे पुरानी खदान। सबसे बड़ी खदान झारिया और सबसे पुरानी खदान रानीगंज। सबसे बड़ी खदान झारिया, सबसे पुरानी रानीगंज। तलचर उड़ीसा में है, तलचर जो है उड़ीसा में है, यह महानदी घाटी का प्रमुख क्षेत्र है, महानदी घाटी का प्रमुख क्षेत्र है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है, और यहाँ पर ताप विद्युत केंद्र है, ताप विद्युत केंद्र है। कोरबा छत्तीसगढ़, कोरबा छत्तीसगढ़। सिंगरौली यूपी एमपी, संगरौली यूपी और एमपी। और भंडार के हिसाब से देखिए तो एक नंबर पे है झारखंड, यानी कि सबसे ज़्यादा भंडारण के मामला में झारखंड सबसे ज़्यादा कोयला रखता है, और उड़ीसा 2 नंबर पे आता है। और उत्पादन के मामला में उड़ीसा 1 नंबर पे है, उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? उड़ीसा। और कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि सील का मुख्यालय जो है कोलकाता है, कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता, कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता में है। गोंडवाना में भारत का 98% कोयला पाया जाता है, गोंडवाना में भारत का 98% कोयला पाया जाता है। 9 नंबर सवाल है, विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अंतिम निर्णय किसका होता है? विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अंतिम निर्णय किसका होता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष, और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि राष्ट्रपति को लगा देते हैं, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। जो विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष को होता है। इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 110, जो कि धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। और अनुच्छेद 109 क्या है? इसमें पारित करने की विशेष प्रक्रिया है। तो पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में है, लेकिन धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। और प्रस्तुत इसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, पहले लोकसभा में मंत्रियों द्वारा, सिर्फ मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, सिर्फ मंत्रियों द्वारा। और राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति अनिवार्य है, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति क्या है? अनिवार्य है। कोई भी बिल धन विधेयक है या नहीं, इसकी निर्णय कौन देता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष है। राज्यसभा की इसमें क्या भूमिका होती है? तो राज्यसभा इसको ना तो रोक सकता है ना बदल सकता है, सिर्फ क्या कर सकता है? ये 14 दिनों तक रोक सकता है, 14 दिनों तक रोक सकता है। अन्यथा ये अगर मान लो राज्यसभा पास नहीं किया तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन तक? 14 दिन तक रोक सकता है, उसके बाद ये कानून खुद बन जाता है। ठीक, तो राज्यसभा इसे ना रद्द कर सकती है ना संशोधन कर सकती है, अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, उसके बाद स्वतः ही पारित माना जाता है। संयुक्त बैठक, इसके लिए संयुक्त बैठक की प्रावधान नहीं की गई है, राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए भी वापस नहीं भेज सकते हैं। ठीक, तो ये सारी धन विधेयक से संबंधित चीजें थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए है अग्नाशय, ऑप्शन बी है थायराइड, ऑप्शन सी है यकृत, और ऑप्शन डी है प्यूटरिटी। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, यकृत। ठीक, यकृत है। और यकृत एक बाह्य स्रावी ग्रंथि, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। जो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ये बहिस्रावी है, और ये अंतःस्रावी। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछेगा तो थायराइड ग्रंथि हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि। और सबसे छोटी ग्रंथि पिनियल या पीयूष ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि पिनियल या पीयूष ग्रंथि। अगर मिश्र ग्रंथि पूछे तो अग्नाशय हो जाएगा, मिश्र ग्रंथि अग्नाशय। यह एंजाइम और हार्मोन दोनों रिलीज करता है, एंजाइम और हार्मोन दोनों रिलीज करता है। ठीक, तो पीयूष ग्रंथि
ये मास्टर ग्रंथि इसको कहा जाता है और यह विधि हार्मोन स्रावित करता है, विधि हार्मोन स्रावित करता है। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, आयोडीन युक्त होता है, जिससे कि घेंघा रोग मतलब कि अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो क्या होगा, घेंघा रोग होगा। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, तो वही थायरोक्सिन हार्मोन, जिससे कि ये रोग नहीं होती है। अधिवृक्क अधिवृक्क ग्रंथि जो है ये एंड्रेनालिन एंड्रेनालिन हार्मोन रिलीज करती है, जिसे कि लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं, लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। उसके बाद है पिनियल ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि जो कि मेलाटोनिन मेलाटोनिन नामक हार्मोन रिलीज करता है, मेलाटोनिन नामक हार्मोन रिलीज करता है, उसे सोने जगने के चक्र को नियंत्रित करता है। यह सोने और जगने के चक्र को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस यह मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि यानी कि ग्रंथियों का ग्रंथि कहा जाता है हाइपोथैलेमस को, और यह तापमान को, हमारे शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है। कौन? तो हाइपोथैलेमस। ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन यह दूध को स्रावित करता है, यह महिलाओं में दूध को स्रावित करता है। और प्रसव पीड़ा, जब महिलाएं गर्भवती होती है, उसके बाद डिलीवरी जब होता है तो जो पीड़ा होता है उसको सहने में कौन सहायक मतलब मदद करता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। आयोडीन आयोडीन यह थायराइड के लिए जरूरी होता है, थायराइड जो घेंघा रोग होता है उसके लिए जरूरी होता है। कौन? तो आयोडीन, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन ए है भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 3। मौलिक अधिकार जो है ये भाग 3 में वर्णित है। इसे अमेरिका से मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और इसमें ये भाग भारतीय संविधान के भाग 3 में है, और इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है, ठीक। और इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार को, यानी कि भाग 3 को, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इसमें कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है, जो कि मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, जो कि संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में था। संपत्ति का अधिकार 7वां मौलिक अधिकार आर्टिकल 31 में था। ये 44वें संविधान संशोधन 1978, ध्यान रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा कानून का अधिकार इसको बना दिया गया, और आर्टिकल 300 के ए में जोड़ा गया, आर्टिकल 300 के ए में जोड़ा गया। आइए हम सभी आर्टिकल ये मौलिक अधिकार को देख लेते हैं। जैसे कि पहला है समानता का अधिकार, यह 14 से लेकर 18 तक है, 14 से लेकर 18 तक है। आप लोग ये सभी देख लीजिएगा। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार ये 19 से लेकर 20 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें सारी स्वतंत्रता की बात कही गई है। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में, ठीक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में। उसके बाद है धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता दिया गया है 25 से लेकर 28 तक, 25 से लेकर 28 तक। उसके बाद है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29-30 में है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29-30 में है। उसके बाद है संवैधानिक अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक है। ये 6 प्रकार के अधिकार हैं, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टुंड्रा प्रदेश मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? टुंड्रा प्रदेश मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है भूमध्य रेखा के पास, ऑप्शन बी है ध्रुवीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी है मानसूनी क्षेत्र में, ऑप्शन डी है मरुस्थल क्षेत्र में। तो ये टुंड्रा प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुवीय क्षेत्र में। टुंड्रा प्रदेश ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह मुख्यतः उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध के कहाँ पर? तो उच्च अक्षांशों में पाया जाता है, आर्कटिक घेरे के आसपास, ठीक। और ये कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड, स्कैंडिनेविया और उत्तरी रूस के क्षेत्र में पाए जाते हैं। और यहाँ की वनस्पति काई, लाइकेन, छोटी झाड़ियाँ, घास, यहाँ पर बड़ी पौधे नहीं पाए जाते हैं, छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं, जैसे काई, लाइकेन, छोटी झाड़ियाँ, घास। उसके बाद टाइगा वन, टाइगा वन भी पूछता है, टाइगा वन क्या कहाँ पर है? तो ये टाइगा वन को वेरियल वन भी कहा जाता है। ये टुंड्रा के दक्षिण में पाया जाता है, टुंड्रा के दक्षिण में रूस, कनाडा और स्कैंडिनेविया के क्षेत्र में पाया जाता है। और यह विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय बायोम है, ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय बायोम टाइगा वन है, ठीक। और यहाँ पर शंकुधारी पेड़ जैसे पाइन, स्प्रूस और लार्च, पाइन, स्प्रूस और लार्च पेड़ पाए जाते हैं, जो कि शंकुधारी पेड़ है। सवाना, सवाना एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, सवाना उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। यह अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और यहाँ घास के साथ बिखरे हुए पेड़ पाए जाते हैं, यहाँ घास के साथ बिखरे हुए पेड़ पाए जाते हैं। इसे बड़े शिकारियों का भूमि भी कहा जाता है, बड़े शिकारियों का भूमि भी कहा जाता है।
स्टेपी, यह शीतोष्ण घास का मैदान है। स्टेपी शीतोष्ण घास का मैदान है और यह यूरेशिया यानी कि यूरोप और मध्य एशिया के क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पेड़ नहीं होते, केवल छोटी घास होती है और यह गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है। स्टेपी जो है यह गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर पेड़ नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं, छोटे छोटे घास पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद भूमध्य सागरीय प्रदेश। भूमध्य सागरीय प्रदेश, भूमध्य सागर के चारों ओर के क्षेत्र को भूमध्य सागरीय क्षेत्र कहा जाता है। ये कैलिफोर्निया और मध्य चिली के क्षेत्र में ये है। इसकी विशेषता है यहाँ सर्दियों में वर्षा होती है और गर्मियों में शुष्क रहती है। यहाँ सर्दियों में वर्षा होती है और गर्मियों में शुष्क रहती है। और यहाँ पर खट्टे फल जैसे कि अंगूर, जैतून, नींबू का उत्पादन किया जाता है। खट्टे फल, अंगूर, जैतून और नींबू का उत्पादन होता है। सेल्वास, सेल्वास जो है ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है। सेल्वास उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है और यह दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन में पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन में पाया जाता है और इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है क्योंकि यह अत्यधिक ऑक्सीजन पैदा करता है। ठीक, अत्यधिक ऑक्सीजन पैदा करता है। अमेजन बेसिन को ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। घास के मैदान देख लेते हैं तो प्रेयरी, यह उत्तरी अमेरिका में है। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका। पंपास अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका, पंपास अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। स्टेप पुस्टाज, पुस्टाज हंगरी, पुस्टाज हंगरी, पुस्टाज हंगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर सवाल है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो जो नाबार्ड का मुख्यालय है यह मुंबई में है। ठीक, नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। तो आइए नाबार्ड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था शिवरामन समिति के सिफारिश पर। शिवरामन समिति के सिफारिश पर इसका मुख्यालय मुंबई में है और यह छठी पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, और इसका कार्य है कृषि ग्रामीण विकास के लिए भारत का शीर्ष बैंक। यह जो बैंक है कृषि और ग्रामीण क्षेत्र विकास का शीर्ष बैंक है और यह क्षेत्रीय बैंक और सहकारी बैंकों का पुनर्वृत्ति देना इसका कार्य है और यह ग्रामीण बैंकों का कामकाज की निगरानी भी करता है। ग्रामीण बैंकों के कामकाज का निगरानी भी करता है। उसके बाद है अध्यक्ष। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है साजी केवी है। इसके वर्तमान अध्यक्ष साजी केवी है, साजी केवी। और अभी वर्तमान में इसका स्वामित्व 100% भारत सरकार के अधीन है। पहले कुछ इसके भाग इसके जो स्वामित्व था थोड़ा बहुत आरबीआई के पास भी था, लेकिन अभी पूर्ण रूप से भारत सरकार के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैबर प्रक्रिया किसके उत्पादन से संबंधित है? हैबर प्रक्रिया किसके उत्पादन से संबंधित है? ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी है अमोनिया, ऑप्शन सी है नाइट्रिक अम्ल और ऑप्शन डी है सोडियम क्लोराइड। तो हैबर प्रक्रिया द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अमोनिया। ठीक, हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। बल्कि उसके बाद है बल्कीकरण, बल्कनीकरण द्वारा रबर में सल्फर मिलाया जाता है। बल्कनीकरण द्वारा रबर में सल्फर मिलाए जाते हैं रबर को कठोर बनाने के लिए। गैल्वेनाइजेशन में लोहा पर जस्ता का परत चढ़ाया जाता है जिसे कि गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। इसको जंग से बचाव के लिए, लोहा में जंग से बचाव के लिए क्या किया जाता है? तो जिंक का परत चढ़ाया जाता है। हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति तेल से घी बनाया जाता है। वनस्पति तेल से घी बनाया जाता है। हॉल हेरोल्ड एल्युमिनियम का उत्पादन, हॉल हेरोल्ड द्वारा एल्युमिनियम का उत्पादन किया जाता है। पैस्चुरीकरण द्वारा दूध को गर्म कर कीटाणु रहित बनाया जाता है। पैस्चुरीकरण द्वारा दूध को गर्म कर कीटाणु रहित बनाया जाता है। साबुनीकरण द्वारा साबुन बनाया जाता है जिसमें कि वसा और क्षार को मिलाया जाता है। आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम से पेट्रोल और डीजल को अलग किया जाता है। आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम से पेट्रोल और डीजल को अलग किया जाता है। किण्वन द्वारा चीनी से अल्कोहल बनाया जाता है। किण्वन द्वारा अल्कोहल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर सवाल, इलाहाबाद की संधि 1765 में किसके बीच हुई थी? इलाहाबाद की संधि 1765 में किसके बीच हुई थी? तो ऑप्शन ए है अंग्रेज और सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी है अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी है अंग्रेज और टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी है अंग्रेज और रानी लक्ष्मीबाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की संधि 1765 में अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। अब हम लोग कुछ सभी संधियां को देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। मद्रास की संधि, ये सभी आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित संधि है। 3 संधियां हैं। ठीक, मद्रास की संधि जो कि 1759 में हुआ था, ये प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के लिए
मद्रास की संधि 1769 में, मद्रास की संधि 1769 में, मंगलौर की संधि 1784 में, मंगलौर की संधि 1784 में, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। उसके बाद है आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित संधियां। पुरंदर की संधि 1665 में, पुरंदर की संधि 1665 में, शिवाजी और जय सिंह के बीच, शिवाजी महाराज और जय सिंह के बीच। सालबाई की संधि 1882 में, प्रथम मराठा युद्ध समाप्ति के लिए। बेसिंग की संधि 1802 में, बेसिंग की संधि 1802 में पेशवा ने अंग्रेजों की सहायक संधि मान ली थी। इसी संधि के तहत पेशवा ने अंग्रेजों की सहायक संधि मानी थी, बेसिंग संधि 1802 के तहत। उसके बाद है अलीनगर की संधि 1757, अलीनगर की संधि 1757 प्लासी युद्ध के ठीक पहले क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अलीनगर की संधि 1757 में प्लासी युद्ध के ठीक पहले क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इलाहाबाद की संधि 1765 में बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेज को दीवानी अधिकार मिले थे, अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिले थे इलाहाबाद की संधि 1765 के द्वारा। अमृतसर की संधि 1809 में हुआ था, अमृतसर की संधि 1809 में, सुगौली की संधि 1816 में, लाहौर की संधि 1846 में, शिमला समझौता 1872 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर सवाल है, उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? ऑप्शन ए है 1873 के रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी है 1858 के एक्ट और ऑप्शन सी है 1861 के इंडियन हाई कोर्ट एक्ट और ऑप्शन डी है 1909 के एक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1861 के इंडियन हाई कोर्ट एक्ट। उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 के हाई कोर्ट एक्ट के तहत किया गया था। तो जो ये एक्ट था 1861 में आया था, इसके तहत 3 हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था, 3 हाई कोर्ट की, जो कि 1862 में किया गया था। कोलकाता सबसे पहले, मद्रास फिर मुंबई फिर मद्रास। सबसे पहले कोलकाता जो कि सबसे पुराना हाई कोर्ट है। उसके बाद चौथा 1866 में, चौथा 1866 में इलाहाबाद में, मूलतः आगरा में। ठीक, वर्तमान में कुल 25 हाई कोर्ट है, वर्तमान में कुल 25 हाई कोर्ट है, जो कि सबसे नवीनतम हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश है, सबसे नवीनतम हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश है। इसकी स्थापना 2019 में, इसकी स्थापना 2019 में किया गया था। आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट अमरावती 2019। हाई कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 14 में। एक राज्यों के लिए हाई कोर्ट का प्रावधान अनुच्छेद 214 में। अनुच्छेद 224 के तहत हाई कोर्ट में आप रिट जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 224 के तहत आप उच्च न्यायालय में रिट जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 231 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा हाई कोर्ट का बात कहा गया है, ये संसद द्वारा इसका प्रावधान किया जाएगा। अनुच्छेद 231 में साझा हाई कोर्ट की बात कही गई है। उसके बाद है इसके न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और इनकी शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल। और सेवानिवृत्त की आयु 62 से 65, यानी कि एससी की 65 वर्ष और बाकी सबकी 62 वर्ष। त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करना होता है, त्यागपत्र राष्ट्रपति को। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जम्मू कश्मीर में अपना हाई कोर्ट है। 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिनका अपना हाई कोर्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव किस महासागर में स्थित है? मालदीव जो है ये किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी है हिंद महासागर, ऑप्शन डी है आर्कटिक महासागर। तो मालदीव जो है ये हिंद महासागर में स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है, हिंद महासागर। आकार का क्रम, यानी कि क्षेत्रफल या आकार के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इनका क्रम है। इसके लिए ट्रिक है पैसा। ट्रिक क्या है? पैसा। पी से हो जाएगा प्रशांत, ये सबसे बड़ा और सबसे गहरा, प्रशांत सबसे बड़ा और सबसे गहरा। अटलांटिक 2 नंबर पे है, यह एस आकार का, ये ऐसा इसका जो आकार है ऐसा है और सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्ग है। अटलांटिक सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्ग है। तीसरा है हिंद महासागर। हिंद महासागर यह किसी देश यानी कि भारत के नाम पर, यह मात्र एक ऐसा महासागर है जो कि जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, वो भारत के नाम पर। चौथा है दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर ये अंटार्कटिका के पास है, अंटार्कटिका के पास है। और पांचवा है जो कि सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर सबसे गहरे बिंदु मैरियाना ट्रेंच, ये प्रशांत महासागर में है। यह विश्व का सबसे गहरा बिंदु है, विश्व का सबसे
गहरा बिंदु मरियाना ट्रेंच है, मरियाना ट्रेंच है जो कि प्रशांत महासागर में है। प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो रिको अटलांटिक महासागर में है। प्यूर्टो रिको जो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। जावा या सुंडा ट्रेंच, जावा या सुंडा ट्रेंच हिंद महासागर में है, हिंद महासागर में। जावा या सुंडा ट्रेंच हिंद महासागर में है। उसके बाद है सारगैसो सागर, यह अटलांटिक में जिसकी कोई तट रेखा नहीं है। यह अटलांटिक महासागर में एक सारगैसो सागर है जिसकी कोई तट रेखा नहीं है। बरमुंडा ट्रायंगल, ये भी उत्तरी अटलांटिक में है। बरमुंडा ट्रायंगल पूछेगा तो उत्तरी अटलांटिक, बरमुंडा ट्रायंगल उत्तरी अटलांटिक। और ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में है। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। लवणता, जो समुद्र की लवणता होती है, यह सोडियम क्लोराइड के कारण होती है, क्योंकि समुद्र में के जल में सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है। जलधारा, समुद्र की जलधारा की बात करें तो गर्म और ठंडी जलधारा होती है। गर्म जलधारा का उदाहरण है गल्फ स्ट्रीम और क्यूरोसिया। गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम और क्यूरोसिया। ठंडी जलधारा लेब्राडोर और हम्बोल्ट। ठंडी जलधारा लेब्राडोर और हम्बोल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, ऑप्शन ए है जीएसटी, ऑप्शन बी है कस्टम ड्यूटी, ऑप्शन सी है आयकर और ऑप्शन डी है उत्पाद शुल्क। तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सी, आयकर। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। तो आइए प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर हम लोग देख लेते हैं। तो जो आपकी जेब से सीधे सरकार को जाए उसे आयकर कहा जाता है, ठीक। यानी कि जो आप कमाते हैं उससे आप वो सरकार को जैसे आय, अपनी आय से सरकार को देते हैं। आयकर जो होता है वो क्या होता है, जो आप पैसा कमाते हैं उसी से तो आप सरकार को टैक्स देते हैं। तो ये प्रत्यक्ष रूप से आपको पता होता है कि हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं, लेकिन जो आप बिना बताए टैक्स भी दे देते हैं लेकिन आपको मालूम नहीं रहता है, तो वो क्या हो जाता है, अप्रत्यक्ष कर होता है। तो यही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में अंतर होता है। जो इनकम टैक्स है ये अप्रत्यक्ष कर है। कॉर्पोरेट टैक्स ये भी अप्रत्यक्ष कर है। कैपिटल गेन टैक्स जो कि प्रॉपर्टी और शेयर लाभ पर लगाया जाता है, ये भी प्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर जो सामान खरीदने पर लगे, जैसे आप जो कोई भी सामान खरीदने जाते हैं मार्केट से, तो आप सामान का पैसा देते हैं लेकिन उसमें सब टैक्स ऐड रहता है, तो आप साथ में टैक्स भी दे दिए, तो वो एक अप्रत्यक्ष कर हो गया। तो जो कि जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसे जो जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था भारत में। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को, तो 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कस्टम ड्यूटी आयात निर्यात पर लगाया जाता है। कस्टम ड्यूटी जो टैक्स है ये आयात निर्यात पर लगाया जाता है। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी, ये शराब और पेट्रोल पर लगाया जाता है। शराब और पेट्रोल पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर सवाल है, रमन प्रभाव की खोज किसने की? रमन प्रभाव की खोज किसने की? ऑप्शन ए है सीवी रमन, ऑप्शन बी है होमी जे भाभा, ऑप्शन सी है मग मघना मघनाद शाह, उसके बाद ऑप्शन डी है सत्यनारायण नाथ बोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीवी रमन, ठीक। रमन प्रभाव की खोज सीवी रमन ने किया था और यह प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है, ठीक। प्रकाश के प्रकीर्णन आप लोग पढ़े होंगे। तो इसकी खोजकर्ता सीवी रमन 28 फरवरी 1928 को इसकी खोज किया था। 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव का खोज हुआ था कोलकाता में। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इसी दिन को 28 दिसंबर को इनके खोज के याद में मनाया जाता है। 28 दिसंबर को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। सिद्धांत यानी कि यह प्रकाश प्रकीर्णन पर आधारित है। क्या होता है कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो उसकी तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होता है, बदल जाता है। इन्होंने साबित किया कि समुद्र के पानी का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो समुद्र का पानी का नीला रंग होता है, क्योंकि पानी का तो कोई रंग ही नहीं होता, लेकिन समुद्र का पानी का रंग नीला क्यों होता है? तो वही इन्होंने साबित किया था कि ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। और इनको अवार्ड मिला था नोबेल पुरस्कार 1930 में। इसी प्रभाव के लिए 1930 में क्या मिला था, अवार्ड मिला था नोबेल पुरस्कार। उसके बाद 1954 में, जो कि पहली बार भारत रत्न वितरित किया गया था 1954 में, जो कि 3 लोगों को दिया गया था, उनमें से ये एक थे। इनको मिला था, ठीक। और जो नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था विज्ञान के क्षेत्र में, इस पहले एशियाई थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का
प्रयोग पदार्थ के रासायनिक संरचना के पहचान के लिए यानी कि फिंगरप्रिंट के लिए किया जाता है। 20 नंबर सवाल जो कि हम लोग का लास्ट सवाल है। द्विसदनीय विधानमंडल, द्विसदनीय विधानमंडल का अर्थ क्या है? एक सदन, दो सदन, तीन सदन या फिर डी कोई सदन नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दो सदन। द्विसदनीय मतलब दो सदन, जिस भी राज्य में दो सदन होता है उसे द्विसदनीय विधानमंडल कहा जाता है। तो भारतीय राज्य में केवल 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था लागू है, जैसे कि कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ये 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर द्विसदनीय मंडल है। क्या क्या है कि यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद का व्यवस्था था, लेकिन 2019 में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। और अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के गठन या समापन का प्रावधान है, जो कि संसद द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 69 में क्या है? विधानसभा के गठन और समापन से संबंधित है। अनुच्छेद 171 विधान परिषद के संरचना, अनुच्छेद 171 में विधान परिषद के संरचना है। विधान परिषद को ऊपरी सदन या अस्थायी सदन भी कहा जाता है। ठीक, यह एक अस्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होता है। और राज्य विधान की कुल सीटों का अधिकतम 1/3 या न्यूनतम 40 हो सकते हैं। विधान परिषद में जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या राज्य विधानसभा के कुल सीटों का 1/3 नहीं तो न्यूनतम 40 हो सकता है। और इसमें 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से एमएलए, स्थानीय निकाय, शिक्षक, स्नातक द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, लेकिन 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 1/6 और 5/6 एमएलए, स्थानीय निकाय, शिक्षक, स्नातक द्वारा क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। ठीक, तो ये द्विसदनीय विधानमंडल से संबंधित सारी चीजें था। आयोग के आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हुई होगी। और अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मतलब ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है हम लोगों का, लास्ट प्रैक्टिस सेट। अब मैं दूसरा प्रैक्टिस सेट, अगर आप बिहार के किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए मैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक, तो अब वही प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा कल या परसों से। मैं हर रोज एक एक प्रैक्टिस सेट लाऊंगा जिसमें कि 30 प्रश्न होंगे। ध्यान रखिएगा, 30 प्रश्न जीके जीएस का, काफी बढ़िया बढ़िया प्रश्न होगा। तो अगर आप बिहार एग्जाम का किसी प्रिपरेशन या फिर बिहार क्या किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जीके जीएस के लिए तो आप देख ही सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि मॉडरेट टू हार्ड मतलब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रहता है, जिससे कि आप कोई भी एग्जाम में जिसमें कि जीके पूछता हो आप उस वीडियो को देखने के बाद अच्छा अच्छा स्कोर पाएंगे जीके जीएस में। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ध्यान अपना रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।